हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 24 फॉर क्लास 6 विज्ञान की। बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 23 दिसंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है शिक्षा निदेशालय की ओर से। और आज की वर्कशीट में बेटा हम चैप्टर कंटिन्यू करेंगे सजीव एवं उनका परिवेश। और अभी तक बेटा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आप बच्चों को हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। लास्ट वर्कशीट में बच्चों हमने जलीय आवास, स्थलीय आवास और आकाशीय आवास के बारे में पढ़ा था। आज भी हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, विभिन्न आवासों की यात्रा। ठीक है, फर्स्ट क्या दिया गया है? स्थलीय आवास। तो हमने पढ़ा था कि आवास क्या होता है, हम जहां जिस क्षेत्र में रहते हैं वो हमारा क्या होता है? आवास होता है। स्थलीय आवास क्या है? वह पौधे एवं जंतु जो जमीन पर पाए जाते हैं वो क्या है? वो स्थलीय आवास होता है। यानी जो जमीन होती है बेटा वो क्या है? वो स्थलीय आवास है। स्थलीय यानी स्थल पर रहने वाले जीव जंतु, उनका जो आवास होगा वो स्थलीय उनका आवास कहलाएगा। अब ये भी इनको हम तीन प्रकार से इनको हम पढ़ सकते हैं, बांट सकते हैं। पहला क्या है? मरुस्थल, और दूसरा क्या है? पर्वतीय क्षेत्र, और तीसरा क्या है? घास स्थल। मरुस्थल यानी जहां पर पानी की कमी होती है, डेजर्ट, ठीक है, वो क्या है? मरुस्थल है। स्थलीय आवास जैसे कैक्टस जो पौधे हैं बेटा वो जो है वहां पर उगते हैं, और ऊंट जो है वो मरुस्थल का जहाज कहलाता है। इसके अलावा देखिए पर्वतीय क्षेत्र यानी पर्वतों का जो क्षेत्र होता है वो क्या है? वो भी स्थलीय आवास के अंतर्गत आएगा। तो पर्वत में भी जो है वहाँ के जीव अलग हैं। जैसे पर्वतों में अगर हम बात करें पोलर बियर है, ठीक है ना, ध्रुवीय भालू, और इसके अलावा वहाँ के जो जीव हैं याक है, वो वहाँ के जो पशु हैं, वहाँ के जो पेड़ पौधे हैं उनका वो आवास होगा। तो वो क्या है? वो पर्वतीय क्षेत्र आवास होगा। उसके बाद तीसरा है स्थलीय आवास की टाइप घास स्थल, यानी जो प्लेन एरिया है जहाँ पे हम रहते हैं वो क्या है? वो घास स्थल है। नेक्स्ट देखिए जलीय आवास। जलीय आवास वह पौधे एवं जंतु जो जल में पाए जाते हैं। जल में पाए जाने वाले क्या होंगे? जलीय आवास होगा। जैसे समुद्र है, झील, तालाब, ये सब क्या है? ये सब जलीय आवास है। अब यहाँ पर नीचे दिए गए चित्रों को जलीय या स्थलीय में पहचानिए और रंग भरिए। तो आपको ये चित्र दिए गए हैं, आपको इसको सुंदर सुंदर अपनी कॉपी में ड्रॉ करना है और फिर इसमें आपको कलर करना है। अब देखिए जो शेर है उसका आवास कैसा होता है? स्थलीय, जलीय या आकाश में रहता है? तो बहुत अच्छे से जानते हो आप। इसका क्या लिखेंगे? हम इसका लिखेंगे स्थलीय। इसका कौन सा आवास है? स्थलीय। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे, साथ साथ कॉपी में लिखते रहिए बेटा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट करेंगे, ये जो है आपको दिया गया है फूल, ये किसका फूल है? कमल का फूल है। तो इसका आवास कैसा होगा? इसका आवास होगा जलीय, जल में पाया जाता है, ये जलीय आवास होगा। उसके बाद नेक्स्ट हम करेंगे मछली। मछली का आवास कैसा होगा? मछली का आवास जो है वो क्या होगा? मछली का आवास जलीय आवास होगा। ठीक है, जलीय आवास होगा। उसके बाद देखिए ये क्या है? ऊंट है। तो जैसे मैंने अभी बताया इसका आवास कैसा होगा? इसका आवास स्थलीय होता है, और स्थलीय में भी ये मरुस्थल जो है इसका मेन आवास होता है, मरुस्थल। तो इसका आवास कैसा होगा बेटा? इसका आवास आप स्थलीय ही लिखेंगे। ठीक है, स्थलीय इसका आवास होगा। तो ये हमने कर लिया, इसका स्थलीय होगा। मछली का जलीय आवास होता है, ये जो है इसका भी जलीय होगा। और ये क्या है? शेर, इसका कैसा होगा? स्थलीय आवास होगा। नेक्स्ट हम करेंगे मरुस्थलीय पौधों की अनुकूलन विशेषताएं। तो बेटा ये स्थलीय नहीं होगा, यहाँ पर जो ये विशेषताएं दी गई हैं ये मरुस्थलीय पौधों की विशेषताएं दी गई हैं। तो यहाँ पर आप करेंगे मरुस्थलीय पौधों की अनुकूलन विशेषताएं, कि जो मरुस्थल में पौधे, डेजर्ट में जो पौधे होते हैं उनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। देखिए बेटा डेजर्ट में पानी की बहुत कमी होती है, ठीक है, तो वहां पर जो पौधे ग्रो करते हैं उनके अंदर कुछ अलग से कुछ विशेषताएं होती हैं। उसमें सबसे पहली विशेषता क्या है? अच्छी तरह से विकसित जड़। उनकी जड़ जो होती है ना वो बहुत विकसित होती है, यानी बड़ी बड़ी होती है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा नीचे से पानी को जो है वो क्या कर सके? अवशोषित कर सकें। ठीक है, पानी की कमी होती है तो इसीलिए उनकी जड़ें जो है वो पूर्ण रूप से विकसित होती हैं, बड़ी बड़ी होती हैं। पत्तियां बहुत छोटी होती हैं या कांटों का रूप ले लेती हैं। तो जो मरुस्थल में जो पौधे होते हैं उनकी पत्तियां जो वो बहुत छोटी छोटी होती हैं। अगर बड़ी बड़ी पत्तियां होंगी, पानी है नहीं, और पत्तियों से क्या होगा? पत्तियों से पानी का लॉस होता है, पानी की क्षति होती है वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया के द्वारा। ठीक है ना, पत्तियों से पानी जो है वो वाष्प बनकर उड़ता रहता है। अगर पत्तियां बड़ी बड़ी होंगी तो क्या होगा? पानी ज्यादा से ज्यादा वाष्प बन के उड़ जाएगा। इसलिए
पत्तियां वो छोटी होती हैं या वो कांटों का रूप ले लेती हैं। आपने कैक्टस में देखा है, आपने देखा है ना कि किस तरह से पत्तियां वो कांटे बन जाते हैं सारे, तो वो इसीलिए ताकि पानी की क्षति जो है वो कम से कम हो। तना हरा और मांसल होता है, तना हरा और बहुत मोटा थिक होता है। उसके बाद देखिए तना एक मोमी परत से ढका होता है जिससे पौधों को जल संरक्षण में सहायता मिलती है, जैसे कैक्टस। तो बेटा तना जो है वो क्या होता है, एक मोमी परत से ढका होता है। तना जो एक बहुत थिक लेयर होती है तने के ऊपर, जो कि पौधे को जल संरक्षण में उसको क्या करती है, उसको जल संरक्षण में सहायता करती है। यानी उससे क्या होता है कि पानी की क्षति कम होती है, क्योंकि तना जो है वो एक मोमी परत से ढका होता है, पानी का वाष्पोत्सर्जन कम होता है और ये वहां पर पाए जाने वाले पौधों की क्या है, विशेषताएं होती हैं। उदाहरण के लिए जैसे आपने कैक्टस देखा है, आपने एलोवेरा देखा है, तो ये चीजें बेटा जो है उनको वहां पर रहने के अनुकूल बनाती हैं। वहां पर जो मरुस्थलीय पौधे हैं उनकी ये विशेषताएं हैं कि वो कांटों के रूप में बदल जाएं, वो छोटी छोटी पत्तियां होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे जलीय पौधों की अनुकूलन विशेषताएं। ये नेक्स्ट है जलीय पौधों की अनुकूलन विशेषताओं के बारे में बताया गया है। पौधों में जड़ें आकार में बहुत छोटी होती हैं एवं पौधों की तलहटी में जमाए रखती हैं। ठीक है, पौधों को इसमें जो पौधे में जलीय पौधे होते हैं, जैसे कि हमने अभी देखा ये जो है कमल का फूल है, तो इसके अंदर जो जड़ें होती हैं वो कैसी होती हैं, बहुत छोटी होती हैं एवं पौधों की तलहटी को, पौधे को जो है तलहटी में जमाए उसको रखती हैं। इसमें पौधे का तना लंबा, खोखला एवं हल्का होता है। तो बेटा देखिए जल में पौधे जो है वो बहुत हल्के होते हैं, वो तैरते रहते हैं। अगर बहुत भारी होंगे तो क्या होगा, वो अच्छे से सरवाइव नहीं कर पाएंगे, तो वो बहुत हल्के होते हैं जिससे वो पानी के ऊपर तैरते हैं और उनका तना लंबा और खोखला होता है, हल्का होता है। नेक्स्ट है पत्तियां एवं फूल जल की सतह पर तैरते रहते हैं। तो जो पत्तियां हैं आपने देखा भी होगा, पत्तियां हैं और जो फूल हैं वो जल की सतह पर तैरते हैं। उसके बाद देखिए पत्तियां मोमी परत से ढकी होती हैं जिससे जल से हानि न हो सके, जैसे कमल। तो जो पत्तियां हैं वो भी मोम जैसी परत जो है उनके ऊपर बनी हुई होती है जिससे कि जल से उनके ऊपर हानि ना हो सके। यानी ऊपर जो पत्तियां होती हैं उनके ऊपर जैसे वैक्स लगी हुई होती है ना, ऐसे मोमी परत होती है, उससे पानी जो है पत्तियों को गला नहीं पाता, हर टाइम वो पानी में रहते हैं। इससे क्या होगा कि अगर वो मोमी परत नहीं होगी तो पत्तियां गल सड़ जाएंगी। इसीलिए उसके पानी के अनुकूलन, उसके अंदर विशेषताएं होती हैं, यही तो अनुकूलन कहलाता है। तो जैसे मछलियां हैं, मछलियों में गिल्स होते हैं जो उसको पानी में रहने के अनुकूल बनाती हैं। हमारे अंदर फेफड़े हैं जो हमें जो स्थल है उसके ऊपर रहने के लिए अनुकूल बनाते हैं। तो इसी तरह ये भी उनके अनुकूलन की विशेषताएं हैं कि उनके अंदर मोमी परत होती है जिससे कि उनकी पत्तियों को पानी से हानि नहीं होती, जैसे कमल में होता है। तो ये थी बच्चों आपकी आज की बेटा वर्कशीट। काफी इजी वर्कशीट है ये और ये आपको याद करना है। यहाँ पर कोई क्वेश्चन नहीं दिए गए हैं, केवल ये आपको डायग्राम जो है इनमें कलर करना है और इनके आवास के नाम लिखने हैं। बट आप इस वर्कशीट को अच्छे से याद करेंगे क्योंकि डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जलीय पौधों की किन्हीं 3 विशेषताओं के बारे में बताइए या स्थलीय पौधों के अनुकूलन विशेषताओं के बारे में बताइए। बहुत आसान है याद करना क्योंकि ये चीजें आप अपने चारों तरफ जो है देखते हो कि स्थल पर पौधों की जो है क्या विशेषताएं हैं, जल में उगने वाले पौधों की क्या विशेषताएं हैं। सो बेटा ये थी आज की वर्कशीट। आई होप बेटा आपको वर्कशीट क्लियर है। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।